हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हम लोग हिंदी गद्य की विधाओं का हम अध्ययन कर रहे थे और गद्य विधाओं के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में एकांकी पढ़ा था और आज हम कहानी पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी, जो एक कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है बड़े भाई साहब। जैसा आप जानते हैं कि इनकी कहानियाँ समाज में जो उस समय फैली हुई समस्याएं थीं, कृषक के ऊपर और नारी जो उस समय बहुत शोषित थी, प्रताड़ित थी, इन्हीं समस्याओं पर उन्होंने अपनी रचनाओं में समस्याओं को उठाया, उजागर किया और उनका अपने ऐसी कहानियाँ रचनाएं हैं कि उससे उन्होंने उसका समाधान भी किया है। तो आज हम लोग बड़े भाई साहब का वाचन करेंगे, कहानी का पाठन करेंगे और उसके बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। आज नहीं, आज तो केवल हम बड़े भाई साहब का वाचन करेंगे। हमने आपको बताया कि इनकी जो कहानियाँ थीं वो मानसरोवर शीर्षक के नाम से छपी और मानसरोवर के 8 भागों में, मानसरोवर 8 भागों में, मानसरोवर 1 2 3 भाग हैं, इस तरह से 8 भागों में विभक्त हैं कहानियाँ इनकी। और उपन्यास जो हैं इनके गोदान, प्रेमाचंद, प्रेमाश्रम, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, ये तो बहुत सारी इन्होंने जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनकी सभी जो इन्होंने लिखी। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रह गई थी उपन्यास। तो चलिए आज हम बड़े भाई साहब जो है ये कहानी का वाचन करते हैं। तो प्रेमचंद अत्यधिक कुशल और सफल कहानीकार हैं। उन्होंने, जैसा हमने बताया कि मानसरोवर जो उनका संग्रह है वो 8 भागों में विभक्त है। उसमें लगभग 200 कहानियाँ हैं इनकी। प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियाँ सामाजिक हैं और समाज के समस्याओं को उभारती हुई और उनका समाधान करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब कहानी मनोरंजन के लिए लिखी प्रतीत होती है। उस कहानी में 2 पात्र हैं, छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब शीर्षक से ही पता चलता है कि उसमें छोटा भाई भी होगा। तो कहानी इस प्रकार आरंभ होती है। दो भाई हैं लेकिन केवल 3 दर्जे बड़ा भाई आगे है, क्लास में 3 क्लास आगे है। उन्होंने उसी समय पढ़ना शुरू किया था जब छोटे भाई ने शुरू किया। प्रेमचंद अत्यधिक कुशल और सफल कहानीकार हैं। प्रेमचंद ने 200 से अधिक कहानियां लिखी जो 8 भागों में विभक्त है। उन्होंने बताया था आपको, मानसरोवर जो संग्रह है 8 भागों में विभक्त है। प्रेमचंद्र जी के बड़े भाई साहब कहानी मनोरंजन के लिए लिखी प्रतीत होती है। इस कहानी में 2 पात्र हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई। बड़ा भाई साहब जो है उनके कहानी का शीर्षक है। तो छोटे भाई से बड़े भाई साहब होते हैं 5 साल बड़े, लेकिन क्लास में वो केवल 3 दर्जे आगे होते हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब छोटे भाई ने शुरू किया था, लेकिन वो क्लास में फेल हो जाते हैं बार बार, इसलिए पीछे होते जा रहे थे और एक क्लास में 2-2 साल लग जा रहे थे। छोटे भाई की उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई की उम्र 14 साल की। तो शालीनता इसी में थी कि छोटा भाई बड़े भाई की बात माने। बड़ा भाई अध्ययनशील थे
बहुत मेहनत करते थे, हरदम किताब लिए बैठा रहा करते थे और दिमाग को भी आराम नहीं देते थे, ना आराम करते थे। और छोटा भाई जो है वो तीव्र बुद्धि का था और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसका खेलने में दिमाग रखा रहता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना भी पहाड़ सा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछलता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना क्या, कभी चारदीवारी में चढ़कर नीचे कूद रहा होता है, कभी फाटक पर सवार, कभी मोटरसाइकिल का आनंद उठा रहा होता। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ गए थे? हमेशा यही सवाल इसी धुन में हमेशा पूछा जाता। उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। जो छोटा भाई था उनका केवल मौन रह जाते थे वो। बड़े भाई कहते कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ भी नहीं आएगा, माने एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गहरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान न बन जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं विधा आती है। रोज ही क्रिकेट मैच होते हैं, तमाशे होते हैं, मैं कभी देखने जाता हूँ? तुमने देखा है कभी? मैं पास नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता। उस पर एक एक दर्जे में 2-2 साल 3-3 साल रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? छोटा भाई यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है। छोटा भाई सोचता कि अपराध तो मैंने किया है। भाई साहब देश की कला के में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्ति बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। छोटा भाई ये सोचता है, अपने आप मन में कह रहा है। इस तरह से जान तोड़कर मेहनत करने में छोटा भाई अपने में ना कर पाता जितना बड़ा भाई करता था। छोटा भाई सोचता है क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते का नहीं है उसमें हाथ डालकर मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। वो सोचता मैं अपना मूर्ख रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, इतना मेहनत करो और लताड़ खाओ यहाँ पर। लेकिन मेहनत से मुझे, वो मन में बात कर रहा अपने आप से कि मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा बादल पर छट जाते हो, मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। लेखक ने मैं शब्द जो है अपने लिए प्रयोग किया है, छोटे भाई के लिए, और बड़ा भाई के लिए बड़े भाई शब्द का प्रयोग हुआ है। मगर वो जब डांटते तो मैं सोचता कि मन लगाकर पढ़ूंगा और टाइम टेबल लगाकर बनाता बैठ जाता। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान का सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव पेच, वॉलीबॉल, ये सब खेलना मुझे, लेखक कहता, बहुत पसंद था। मैं पढ़ाई के साय से भी भागना मुझे अच्छा लगता था। जब और भाई साहब की आंखों से मैं दूर रहने की चेष्टा करता था। कमरे में दबे पैर आता और उनकी नज़र मेरे पर पड़ती तो मेरे जो है क्या प्राण निकल जाते हैं डर के मारे। अब सालाना इम्तहान आ गया, भाई साहब फेल हो गए और छोटा जो था मैं, वो पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरे और बीच दोनों 2 साल का अंतर अब रह गया। पहले 3 साल का था, अब मैं 2 साल का अंतर रह गया। अब छोटे के जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं, आपकी ये घोर समस्या तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, दर्जे में अव्वल भी रहा। लेकिन ये कितने दुखी और उदास थे कि मन में इतना छोटा दुखी हो गया देख के। हमदर्दी के कारण उसने
ये कार्य नहीं कर पाया, किंतु छोटे अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब पर वो रोब उस पर ना रह गया। ऐसा लेखक कहता है कि भाई साहब ने इसे भांप लिया। छोटे वाले जो थे, छोटा भाई, वो अब अपने बड़े भाई से डरता नहीं था, क्योंकि बड़ा भाई बार बार फेल हो रहा था। बड़े भाई ने ये भांप लिया कि उनकी सहज बड़ी जो बुद्धि थी वो तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर समय, सुबह के समय गुल्ली डंडे को अपना समय दे आया, खेल के आया और भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और छोटे पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, दिमाग चढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। फिर उन्होंने रावण का उदाहरण दे दिया कि रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा जो हैं उसे सम्मान देते थे, बड़े बड़े देवता गुलामी करते थे और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। मेरे फेल होने पे मत जाओ, बड़ा भाई बोला, मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा, ज्योमेट्री, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम रखने पड़ेंगे, वो आसान नहीं है। और ज्योमेट्री बस खुदा पनाह, आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट हो गए। कोई निर्दयी मुमताहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जाओ और आजा बा में क्या अंतर है। ऐसा बड़ा भाई समझा रहा है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों कम ना हो। अब कॉपी का सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। अब तुम जो है छोटे भाई से कहते हैं कि तुम अव्वल दर्जे में आ गए हो, तो जमीन में पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो तुम कहते, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। अब स्कूल का समय पास आ गया था, समय धीरे धीरे चल रहा था। नहीं, ईश्वर जाने दे, जाने ये उपदेश कब समाप्त होगा, ऐसा छोटा भाई सोचता है। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। छोटे भाई को खाना भी अच्छा नहीं लगा। जब पास होने होने का तिरस्कार हो रहा है, वो सोचता है कि जब पास होने से इतना डांट रहे हैं तो फेल हो जाने पता नहीं क्या प्राणी ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, वो छोटे को डरा गया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। ताजुब है, इतना तिरस्कार, इतना डराया कि मेरी जो छोटा भाई था उसको अरुचि होने लगी थी पढ़ने में। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, उसके बाद पहले छमाही हुआ, फिर सालाना हुआ। कुछ ऐसा संयोग था, छोटा भाई फिर पास हो गया। पहले सालाना हुआ था तब वो फेल हो गया था, अब फिर सालाना हुआ, फिर फेल। छोटे बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। और बड़े ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगा रहते थे, इनको भाषण भी देते रहते थे, छोटे फिर भी फेल हो गए। क्योंकि मन लगा के पढ़ते थे छोटे, और बड़े नहीं मन लगा के पढ़ते थे। छोटा कैसा था, बुद्धि कम थी। तो छोटे भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया दोनों में। छोटे के मन में एक कुटिल भावना उदय हो गई। क्या? कि अब तो ये फेल हो गए, अब मेरी फजीहत नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो छोटे ने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह हित विचार से ही डांटते हैं। छोटे ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे हित के लिए तो डांटते हैं और मुझे अप्रिय लगता अवश्य है, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा और अच्छे नंबरों से अव्वल आ रहा हूँ। ये उनके डांटने का ही नतीजा है, ऐसा छोटा भाई सोचता है। अब बड़े भाई साहब जो है बहुत कुछ नरम पड़ गए धीरे धीरे। कई बार छोटे को डांटने का अवसर पाकर वो धीरज से काम लेते। शायद खुद समझने लगे थे मुझे डांटने का अधिकार ही नहीं है, या नहीं रहा, या बहुत कम हो गया है।
तो छोटे का भी जो है स्वच्छंदता बढ़ गई और उसने सोचा कि पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता, बाकी उसका मन जो है कनकौए उड़ाने में लगा रहता, खेलने में लगा रहता। फिर छोटे भाई साहब का अदब फिर वो बड़े भाई साहब का अदब भी करता, उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता, माजा देना, कन्ने बांटना बांधना, पतंग टूर्नामेंट तैयारियां पतंग टूर्नामेंट होता, उसकी तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही करता रहता छोटा भाई। एक दिन संध्या के समय वह हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, उन पर आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा हो, ऐसा हो रहा था। और पतंग जो है लूटने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। सहसा बड़ा भाई जो है दिख गया, वो बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ लिया, उग्र भाव से बोले, लौंडों के साथ खेल रहे हो, कनकौवे उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। इतना डांट कर सुन करके छोटा भाई जो है वो डर गया और वो कहते हैं उनसे, छोटे भाई से, कि मेरे देखते ही बेराह न चल पाओगे। डांटते हुए कहते हैं छोटे भाई को कि मेरे रहते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। उन छोटे को नई इनकी युक्ति जो थी, जो प्रेम दिखाने की, वो उसके आगे नतमस्तक हो गया। आज सचमुच अपने छोटेपन का अनुभव हो रहा था छोटे को, और बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। फिर वो छोटा भाई जो आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। मैं आपको आपको ये कहने का अधिकार है। बड़े भाई साहब ने भी छोटे वाले को भाई को गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा ऊपर से गुजरा। सिर के ऊपर से उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का यह गोल पीछे पीछे भागता हुआ चला आता था। भाई साहब लंबे थे, उछलकर उन्होंने डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो गया। विद्यार्थियों, आपने पढ़ी भी होगी। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और बहुत ही मनोरंजन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी कहानी है। हास्यपद भी है, हंसी मजाक सी प्रतीत होती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद में कौन क्या कह रहा है, अगर व्याख्या लिखने को आ जाती है तो आप लिखेंगे और कहानी भी आपको याद हो गई होगी। अब हम अगले वीडियो में समीक्षा लेकर आपके प्रस्तुत होंगे, उसके नोट्स तैयार करेंगे, फिर हम आपको नोट्स देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।